बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर। आपको पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। वक्त के साथ मैचेस भी एक्साइटेड होना शुरू हो गए हैं और हमने देखा कि कल जो फैंस भी थे कराची स्टेडियम में कुछ बेहतर क्वांटिटी के अंदर नंबर में आए, बट अनफॉर्चुनेटली कल कराची लाइक का लास्ट मैच था। देर आए दुरुस्त आए, ये ज़रूर हम कहेंगे, और मैच बड़ा एक्साइटेड हुआ। हम देखते हैं कि दूसरा मैच इस पीएसएल का सो फार वन ऑफ द बेस्ट मैच कहना चाहिए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। 2 विकेटों से जी विक्ट्री हासिल की कराची किंग्स ने अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। किन एरियाज़ में मिस्टेक की, पेशावर ज़ल्मी ने क्या बेहतर हो सकता था, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। और कराची किंग के लिए ये विक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और इस पीएसएल का एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला जी आज एक्सपेक्टेड है, और लगता यही है कि दोनों टीम की राइवरी भी बड़ी पुरानी है। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ। इनका मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा, और जो मुल्तान सुल्तान अभी तक कोई विक्ट्री हासिल नहीं कर पाई, उनके लिए भी आज देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपनी इस जो एक मोमेंटम हारने का है उसको ब्रेक कर पाएंगे। इस पर डिस्कशन करते हैं जी। डिस्कशन के लिए हमारे जो पूरे पीएसएल में पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे जी, वन एंड ओनली उमर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। आज माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं आप। बस आज आपकी भाभी ने कहा ये पहन के जाए, मैं कहा ये पहन के चले जाओ। अपनी मर्जी से नहीं पहनते आप? मैं अपनी मर्जी से बहुत कम कपड़े पहनता हूँ, या अपनी बेटी की मर्जी से पहनता हूँ या अपनी वाइफ। नहीं, माशाल्लाह लुकिंग वेरी शार्प एंड नाइस जी। थैंक यू सर। अच्छा उमर भाई, डिस्कशन हम पहले कल वाले मैच के थोड़ा सा ज़रूर करते हैं। ज़ल्मी का टोटल 147 कुछ ख़ास नहीं लगा, और जिस तरह डेविड वार्नर ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये समहाउ 160 के करीब की पिच थी। आपके ख्याल में ये टोटल सफिशेंट था, और किन एरियाज़ में ज़ल्मी ने मिस्टेक की जो बड़ा टोटल नहीं लगा पाए? देखिए, जिस तरह हमने कल बात की है कि भाई बाबर ने अपना टाइम लिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द खेलने वाले उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे मैंने पहले बोला ना कि हमें क्रिकेट कैसे अपनी इम्प्रूव करनी है। अब आप ये देखें कि हमारी पीएसएल है और हम लोग उतना टोटल नहीं कर पा रहे। जैसे आपने बोला कि कराची 2 विकेटों से जीत गई है। मेरा ख्याल है कि ये 2 विकेटों से नहीं जीतना चाहिए था। इस स्कोर को मैक्सिमम वो 1-2 विकेटें गिरती तो तब वो जीतते तो ज़्यादा मज़ा आता। 7-8 विकेटों से जीतना, 7-8 विकेटों से जीते तो ज़्यादा मज़ा आना था। लेकिन बात वही आ जाती है कि बाबर, जैसे हमने कल बोला कि बाबर के इर्द गिर्द जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं 5, वो 180 या 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर वो खेलेंगे तो 200 प्लस हो जाएगा। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। माशाल्लाह जिस तरह की विकेटें बन रही हैं जी, हम उस पे बात करेंगे कि यार हमें क्रिकेट कहाँ खेलनी है और आगे हमारे टूर कहाँ पे हैं, हमारा एशिया कप कहाँ पे है, हमारा वर्ल्ड कप कहाँ पे, अगली सीरीज कहाँ पे है। उसके मुताबिक हमें विकेट को, हमारे जो क्रिएटर हैं उनको उस तरह की विकेटें बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं वो कुछ बाहर बैठे हुए हैं, कुछ प्लेइंग 11 में है। थोड़ी सी मुश्किल आती है विकेट्स, तो आपके सामने वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए आपको चाहे जहां पे मर्जी मैच है, आपको बैटिंग ट्रैक बनाना पड़ेगा। और इस पीएसएल को फिर बूस्ट करने के लिए आपको वो बैटिंग ट्रैक बनाएंगे। 200 प्लस होगा हर मैच में, 250 प्लस होगा, क्राउड आएगा, तो ऑटोमेटिकली इस पीएसएल को बूस्ट होगा। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा। और इसका असल ऑब्जेक्टिव जो है, हमने अपनी लीग को भी बड़ा बनाना है। तो लार्जर देन लाइफ की जो बात करते हैं और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी लीग की बात करते हैं, वो तभी बनेगी ना जब आपकी क्रिकेट कंपेटिटिव होगी। आल्दो कि कल बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ, बट बड़े लोग जो एंटरटेनमेंट मांगते हैं, ये जो क्रिकेट लविंग लोग हैं, उनको तो समझ आएगा ये कम रन के ऊपर मैच का फंसना। बट एक जनरल जो एज फैन है वो चाहते हैं छक्के चौके, उनको बाउंड्रीज की एंटरटेनमेंट चाहिए, जो क्राउड आता है। मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, आप जो फैंस हैं वो चाहते हैं छक्के चौके, लेकिन ये जो मैच है ये 2 बंदों ने खेला है एज ए बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बाबर ने खेला है, उसके पास एक्सपीरियंस था, उसने 46 किया, ठीक है। दूसरा वार्नर है। आपने भी देखा होगा कि वार्नर ने कभी भी T20 में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग में इस तरह की बारी नहीं की। लेकिन क्या था कि विकेट वैसा था, दोनों ने अपने आप को टाइम दिया है। अगर ये दोनों आउट होते, आपको भी पता है कि पेशावर ज़ल्मी कहां पे स्टैंड कर रहा था और कराची कहां पे स्टैंड कर रहा था। इन दोनों ने जिम्मेदारी ली तो ये स्कोर यहां तक पहुंचा है। रही बात पेशावर की, आपको भी पता है कि बाबर कप्तान है। बाबर जिस तरह की बॉलिंग चाह रहा है, बॉलर वैसे नहीं करे। अब जैसे आपको भी पता है कि वार्नर खेल रहा है, आपको पता है कि यार सेट बैट्समैन है। जाहिर सी बात है बाबर ने अपनी मर्जी से मिड ऑफ ऊपर नहीं बुलाया होगा, या खुशदिल शाह खेल रहा है तो बाबर ने अपनी मर्जी से नहीं मिड ऑन ऊपर बुलाया होगा। बाबर को ये चाहिए
कि यार उस बॉलर से बात करे, अगर मिड ऑफ ऊपर है तो बॉलर का काम नहीं है उसको आगे बॉल करना। ठीक है, आपने बाबर का रैक भी देखा होगा, जाहिर सी बात है कि बाबर ने उससे बात करके ऊपर आया होगा। तो बॉलर ने अगर आगे बॉल की है, उस पर चौका पड़ गया है, तो बाबर का आपने रैक भी देखा होगा कि यार मुझे ऊपर बुला के ये आगे बॉल कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि बॉलर और कप्तान की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके इस तरह की विकेटों पे मैच जीता जा बाकी तो मैच को हम एनालाइज करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एंड पे जो मैच फिनिश हुआ, क्योंकि पेंडुलम कभी एक तरफ जाता था, कभी दूसरी तरफ शिफ्ट होता था, और जब लगता था कराची जीतने लगा विकेट, वो गवा देते थे, और बड़ा अच्छी एक फाइट भी चलती रही। लास्ट ओवर जो करवाना हमने देखा कि हुसैन तलत को दिया गया, और मेरी अपनी सोच में ये था कि आपके पास पहले तो रिसोर्सेज, जैसे हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, वो सक्सेस क्यों हासिल कर रही है कि उसके ऊपर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, 6-7 बॉलिंग ऑप्शन है। इन बाकी टीमें जो है वो 4 या 5 के साथ जा रही हैं, बट जो पेशावर ज़ल्मी थी ये तो 4 ऑप्शन के साथ थी कि आप अगर साइम अयूब को समझ रहे हैं कि वो हमें 4 बॉलिंग ओवर कर देंगे, किसी को एक को भी टारगेट तो किया जा सकता है ना। अब हुसैन तलत को 1 ओवर देना, वो भी लास्ट ओवर देना, वो कैसा डिसीजन था, जबकि आपके पास मिचेल ओवन था जिसने लास्ट मैच में 1 ओवर किया था, 5 बॉलें की थी, 2 आउट किए थे, वो बेहतर ऑप्शन थी जिसको किसी ने खेला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो मुझे लग रहा है बाबर को भी एज ए कप्तान लग रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैच सिर्फ 2 प्लेयर खेल रहे थे एज ए बैटिंग यूनिट। अगर वार्नर खेल रहा था ना, तो उसको ये लग रहा था कि यार मैंने मेन बॉलर ही रखने हैं, मैंने पार्ट टाइमर नहीं रखने। फिर जैसे साइम अयूब ने 3 ओवर किया, आई गेस 20 रन दिए उसने, तो मेरा ख्याल है कि वहां पे अगर चौथा ओवर भी करवा देते तो एंड वाला ओवर आप फास्ट बॉलर पे जा सकते थे। लेकिन डिपेंड करता है कि बाबर ये चाह रहा था कि वार्नर जल्दी आउट हो जाए, वार्नर एंड तक ना रहे। अगर वार्नर एंड तक रहेगा तो वार्नर किसी टाइम भी लेके जा सकता है मैच, लेकिन वार्नर आउट हुआ, तलत को लास्ट ओवर मिला, उसको पहले बॉल पे चौका पड़ गया, उसके पास फिर भी 9 रन है, लेकिन आजकल की क्रिकेट में 9 रन इतने बड़े रन नहीं है। उससे पहले जो ओवर हुआ, जैसे मैंने पहले बोला कि मिड ऑफ ऊपर बुला के चौके खा लेना, वो समझ में नहीं आई बात। डिपेंड करता है कि पेशावर ज़ल्मी का जो कोचिंग स्टाफ है वो अपनी बॉलिंग यूनिट को, जाहिर सी बात है उन्होंने बॉलिंग कोच भी रखा होगा, अपना जो हेड कोच है, डायरेक्टर है उनके, उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया होगा कप्तान को भी और अपने बॉलिंग यूनिट को भी कि भाई आपने कहां कहां बॉलिंग करनी है। आप ये देखें कि 4 मैच हो चुके हैं कि उनका बॉलिंग यूनिट सिर्फ एक बॉलर को निकाल के उस तरह का परफॉर्म नहीं करा जैसा वो चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पेशावर के जो बॉलिंग कोचेज हैं या बॉलिंग स्टाफ है या आप कह लेंगे टीम स्टाफ है, उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई हम आपको पे कर रहे हैं, आप इस तरह का क्यों नहीं परफॉर्म करें। और मैं कह रहा हूँ अच्छा बुरा टाइम सब पे आता है, लेकिन हमें भी नजर आ रहा है कि यार ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो कोचिंग स्टाफ को ये चाहिए कि उनको एक क्लियर मैसेज दे, भाई कोशिश करो, परफॉर्म होना ना होना बात की बात है। अब मिड ऑफ ऊपर रख के आप आगे बॉल करोगे तो ये तो कोई भी कप्तान नहीं बर्दाश्त करेगा, वो तो फिर रिएक्ट करेगा ही करेगा। जो बाबर ने कल किया उसका जो कि राइट बनता है कि यार इतना क्रूशल मैच है, हमने पिछला मैच जीता हुआ और ये अगर हम लोग जीते हैं, हम रिदम पकड़ लेंगे जी, तो फिर वो आप एकदम से मैच दे दो कि उनके मैच उनके पॉकेट में आया और आपने जाया किया, उनके मेन बैट्समैन आपने आउट कर दिए, ठीक है, और खुशदिल शाह भी फॉर्म में नहीं है, एक मैच में उसने परफॉर्म किया हुआ है, तो आप उसको वो अकेला मैच निकाल के ले जाए तो जाहिर सी बात है कप्तान को तो गुस्सा चढ़ेगा कि दूसरी तरफ से बॉलर खेल रहा है, ऑलराउंडर भी आपने आउट कर लिए हैं, तो आपने मैच आराम से उनको दे दिया। ये तो कोचिंग स्टाफ को थोड़ा सा पूछना चाहिए ना बॉलर से। इनकी बाद में अब डिस्कशन होगी। अच्छा, मैं कुछ जो मेन की प्लेयर है उनके हवाले से भी आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा। सबसे पहले बाबर के हवाले से बात करते हैं। पहले प्रीवियस 3 मैचेस में 3 रन थे उनके, बहुत प्रेशर था कप्तानी का भी और एज ए प्लेयर भी। कल भी पहली बॉल पे LBW हो गया, अंपायर ने आउट भी दे दिया, और वो कोई विस्कर कहना चाहिए, बिल्कुल कोई हाफ इंच के बॉल स्टम्प से। उन्होंने रिव्यू भी बड़ा सोच के टेंटेटिव लिया कि ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं बच गया हूँ। फिर इसी तरह वेरी नेक्स्ट ओवर के अंदर भी पहली बॉल पे बड़ा आसान कैच मीर हमजा ने उनको छोड़ा, और मीर हमजा ने बहुत बाबर को बॉदर भी किया। नॉर्मली इतना ज़्यादा बाबर किसी बॉलर से डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये बाबर की इनिंग्स को ओवरऑल फिर उन्होंने थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम पकड़ा, और जो आप और मैं कल बात कर रहे थे कन्वेंशनल क्रिकेट पे आएंगे तो बाबर सरवाइव करेगा। तो ओवरऑल उनकी इनिंग्स को कल कैसे देखते हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर पाए हैं या अभी नहीं? देखिए, पहली बात तो आपने जैसे बोला ना कि उन्होंने जो रिव्यू लिया, वो सम टाइम होता है कि अंपायर आउट देता है तो हम लोग रिव्यू लेते हैं तो वो हल्का सा टच होता है, आउट होता है, वो किस्मत होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बोला कि जी उसका कैच ड्रॉप हुआ,
वो भी एक किस्मत है। हम अच्छा शॉट खेलते हैं, फील्डर बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ता है, हम कहते हैं कि यार शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड की है, मेरा ख्याल है कि ये एज ए प्लेयर मुझे खुशी है कि वो दोबारा उस रिदम में आ रहे हैं। जो आप और मैं कल बात कर रहे थे कि यार अपने वो पुराना बाबर अपने से निकाले कि यार मैंने जरा अपना 100 या 130 या 140 के स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करना है जी। उसके बाद मैं 180 पे जाऊंगा। तो जहां तक मुझे आइडिया कि जब उसके बाद उसने वो स्कोर किया ना, उसका वो कॉन्फिडेंस वापस आया और होपफुली इंशाल्लाह के आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अगले मैचों में उसका वो ये कॉन्फिडेंस कंटिन्यू करेगा तो अच्छे नोट पे ये अपनी पूरी पीएसएल फिनिश करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पूरा बाकी बैटिंग लाइनअप हम देखते हैं, ज़ल्मी की सब स्ट्रगल किया, बट एक हारिस हम देख रहे हैं कि रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। शुरू में वो पहले 15 20 10 बना के आउट होता था, अभी उसने 87 भी किया एक मैच में, 43 भी किया और कल 28 किया। बट कंसिडरिंग दिस के उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा, वो हर टाइम रन्स भी कर रहा है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं एज ए विकेट कीपर बैटर कि ये किस तरह अपना मार्क छोड़ रहा है? देखें, वो एक तो मेरा जहाँ तक मेरा आइडिया ना, वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है, वो जिस मर्जी नंबर पे है, और उसकी खुशकिस्मती आप ये कह लें कि उसको सर्कल में बारी आ रही है उसकी, इसलिए वो नेचुरल खेल रहा है, उसकी लग रही है और वो बाहर जा रहा है। डिपेंड करता है कि वो एज ए ओपनर है, नंबर 3 पे वो खेलता है। अगर सर्कल के बाद उसकी बारी आएगी ना, तब पता चलेगा कि वो अपनी इनिंग्स कैसे बिल्ड करता है। अगर वो अपनी इनिंग्स वैसे बिल्ड कर सकता हुआ तो फिर जाहिर सी बात है, नो डाउट अभी तो वो T20 का हिस्सा है पाकिस्तान टीम का एज ए विकेट कीपर, और उसने जैसे स्टार्टिंग में उसने परफॉर्म की है तो उसने ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के दरवाजे को नॉक कर दिया हुआ है कि भाई मैं रेडी हूं, ठीक है, एज ए ओपनर नंबर 3 पे खेलने के लिए रेडी हूं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम अगर उसको नंबर 4 पे खिलाती है या मिडल ऑर्डर खिलाती है, ये उसके लिए थोड़ा सा क्रूशल होगा कि भाई सर्कल के बाद वो अपनी इनिंग्स कैसे बिल्ड करता है। कि अगर सर्कल के बाद आप ये कह लें कि उसकी टीम मुश्किल में है, 40 पे 4 लगे हुए हैं या 60 पे 4 लगे हुए हैं, क्या वो अपनी नेचुरल गेम खेलेगा या अपनी इनिंग्स बिल्ड करके टीम को भी निकाल के लेके जाएगा या अपना स्कोर भी साथ करेगा? तब पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान टीम इसको कहां पे स्टैंड करती है और इसको कहां पे लेती है, कि हमने इसको एज ए ओपनर खिलाना है कि हमने इसको एज ए मिडल ऑर्डर खिलाना है। बिल्कुल ठीक। दोनों सूरतों में इसका पता, एज ए ओपनर तो इसका पता चल गया है, लेकिन अब पता चलेगा इसका, जैसे पेशावर ज़ल्मी इसको खिला रहा है नंबर 4 पे, अगर सर्कल के बाद बारी आई तब पता चलेगा। देखेगा। और ये हम ये पहले भी बात मुसलसल कर रहे हैं और डेली अपनी ट्रांसमिशन का पार्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज ओनर और बोर्ड का थोड़ा कंसेंसस ज़रूर होना चाहिए था, और इन कैप्टन्स का खास तौर पे, क्योंकि इन कैप्टन्स को सबका पता है कि अगर कोई लड़का पाकिस्तान में ओपनर खेल रहा है तो उसको ओपनर ही अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो इवॉल्व भी हो और वो जाके फिर ट्रांसलेट करे इंटरनेशनल में भी अपनी इनिंग्स को। बट अनफॉर्चुनेटली हर एक को अपनी पड़ी है और अपने मेरा ख्याल है कि मेंटोर भी ऑलमोस्ट कुछ ग्राउंड में कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, कुछ टीमों में है। अगर वो भी माशाल्लाह बहुत सीनियर है वो, इसलिए वो मेंटोर माशाल्लाह बने हुए हैं, वो अपनी अपनी फ्रेंचाइज में है। अगर वो भी अपने कप्तान को या कोच को कहें कि जी आप इसको ओपनर ही खिलाएं, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी बात सुनेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं सुनेंगे। अगर सुन रहा होता, जब 4-4 5-5 मैचेस हम देख चुके हैं, कोई अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर मेंटोर किस लिए है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब को इनसे पूछना चाहिए कि भाई मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, मेरे पे इतना क्रिटिसाइज हो रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब इतनी सैलरियां दे रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा। बड़े आसानी से वो इसका जवाब ये देते हैं, बच के निकल जाते हैं कि जी वो फ्रेंचाइज वाले नहीं मानते। नहीं, देखें, फ्रेंचाइज का मतलब ये नहीं है, ठीक है। मैंने कल भी बोला था कि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ मेंटोर्स को पकड़ें, चीफ सेलेक्टरों को पकड़ें, ठीक है, कोचिंग स्टाफ को पकड़ें कि आए जी मैं जब से यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं आपकी इतनी सैलरियां आपको पे कर रहा हूं। कौन सा लड़का आपने निकाला? अगर आपने ग्रीन कैप दी है, मेंटोरों को कहते हैं, चीफ सेलेक्टरों को पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपने ग्रीन कैप दी है, वो फ्रेंचाइज क्यों नहीं उनको खिला रही? या तो फ्रेंचाइज गलत है या आप लोगों की सिलेक्शन गलत है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक सिंपल सी बात है ना, आप एक ट्रैक पे चलें तो सही। अगर आप लोग ठीक हैं, वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तब भी आपकी गलती है, ठीक है। अगर उसने किया है तो फ्रेंचाइज क्यों नहीं खिला रही? और क्या उसमें, और आप भी कहीं ना कहीं पार्ट। अच्छा,
एक हमेशा बात करते हैं कि सबका मकसद यही है कि हमने अपनी क्रिकेट को बड़ा करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, तो बट बड़ा कैसे होगा इरफान भाई, जब तक आपकी ABC टीम नहीं बनेगी, वो कैसे बनेगी? जब तक आपकी बन रही जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप ये देखें, आपको भी पता है माशाल्लाह, आप भी अब सीनियर हो गए हैं कि मैं हम आपसे भी कोई सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आजकल का जो लड़का है, आप बिलीव करें, मैं भी कहता हूं कि वो 4 डे खेलना पसंद नहीं करता, खेलता ही कोई नहीं है, वो डोमेस्टिक का 1 डे खेलना पसंद नहीं करता। वो शायद वो T20 डोमेस्टिक इसलिए खेलते हैं कि यार अगर हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया तो शायद हम PSL में पिक हो जाएंगे। वो प्रेफर करते हैं T20 और PSL के, भाई हमने जाके 2 छिक्के मारने, 140 का बॉल करना है, ग्रीन कैप मिल जानी है। नहीं, ये तो मैंने मोहसिन नकवी साहब के साथ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की मैंने उनकी, और ये क्वेश्चन किया। आप जब तक उन्होंने कहा जी मैं मजबूर करूंगा, मैं कहूंगा कि हर लड़का खेले, बट हमने देखा कि अभी तक कोई भी नहीं खेल रहा। और अभी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर, मुझे सिर्फ ये बताएं कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर कितने 4 डे खेलते हैं? आपको मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जब नेशनल ड्यूटी पे, एक तो जवाब ये है कि नेशनल ड्यूटी पे है, जब नेशनल ड्यूटी पे नहीं थे, जैसे नाम लेते हैं बाबर और शाहीन और वगैरह को, हम इन्होंने जब ड्रॉप किया टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो हमारा डोमेस्टिक चल रहा था। तो ये सारे गरी इंस्टीट्यूट जहाँ आप ही प्रैक्टिस करते हैं, उधर प्रैक्टिस करना बेहतर समझते रहे, या कुछ अकेडमी में आ जाते थे, रादर दैन कि हम जाके अपनी टीम जो डोमेस्टिक की टीम्स है उधर जाके मैच खेलते। इरफान भाई, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ बच्चों के लिए, आप कह सकते हैं कि वो मुझे फॉलो करते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ सकते हैं कि मैं अपने डिपार्टमेंट से या 4 डे मैच या 1 डे मैच या रीजन का मैच मैं नहीं छोड़ता था। क्यों? आप मकसूद भाई होते थे जो हमारी टीम के मैनेजर होते थे, अगर हम, क्योंकि हमारी ज़्यादा क्रिकेट होती थी दुबई में, 3.5 घंटे की फ्लाइट थी, अगर रात को हमारा मैच ख़त्म हुआ है, सुबह 4 डे शुरू हो रहा है, कराची में शुरू हो रहा है, लाहौर में शुरू हो रहा है, मैं अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आप पूरी टीम ने सुबह जो ट्रैवल करना है, मुझे आप 9:30 बजे वाली या 1:30 बजे वाली फ्लाइट लेके दे दें, मैंने सुबह जाके 4 डे का मैच खेलना है, मेरे डिपार्टमेंट को ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। जब तक प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, प्लेयर फर्स्ट क्लास को रिस्पेक्ट नहीं देगा ना, तो आपकी टीम इसी तरह स्ट्रगल करेगी। आप मेरा रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, आप खुद बोलेंगे कि भाई उमर ने क्या कुछ नहीं किया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। हमारी डोमेस्टिक के लिए मुझे अच्छे तरीके से याद है कि फैसलाबाद में T20 चल रहा था और उस वक्त मुझे बिग बैश से ऑफर आई थी, और मैंने अपनी डोमेस्टिक को प्रेफर किया कि नहीं, कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये लोग, ये लड़के, ये लड़कों के लिए हम रोल मॉडल हैं, हमने लड़कों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी कि भाई हमने अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी है। जब तक हम नहीं देंगे, बच्चे भी नहीं देंगे। और प्लस वो इन्हीं से सीखते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा, जैसे उमर भाई आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं दी गई, हमारा कोई भी लड़का डोमेस्टिक खेलने को तैयार नहीं है, कोई 4 डे क्रिकेट खेलना तो पसंद ही नहीं करते बिल्कुल भी। और सिर्फ अगर इस टीम लॉट के अंदर करें तो सिर्फ 2 या 3 प्लेयर का नाम आएंगे जो फिर भी समहाउ खेलते हैं। इस पर भी बात करते हैं, अभी हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आके इसमें भी बात करेंगे कि इमर्जिंग प्लेयर जितने भी हमारे पास आए हैं उनका क्या रोल और सबसे बेहतर कौन सा उमर भाई को नज़र आ रहा है। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से। उमर भाई, ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये लड़कों की फिटनेस के लिहाज से, उनकी गेम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डोमेस्टिक को वैल्यू दे, और इसके प्रेसिडेंट मौजूद हैं। रिसेंट मॉडल हम देखते हैं, इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वही कंट्री सक्सेसफुल है जिन्होंने किया। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4-5 ईयर में हमने ये देखा कि टेंडेंसी हमारे लड़कों में कम होना शुरू हो गई। ये इन्होंने डोमेस्टिक नहीं देखे। अभी एक मैं स्टैट देख रहा था 90s के प्लेयर का, फिर 2000 का जो एरा था आप लोगों का भी, इवन ये 2020 तक ये चलता रहा कि जो लड़का फ्री होता था वो डोमेस्टिक खेलता था। बट ये आपके ख्याल में क्या रीज़न बनी? ये बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट का आना ये रीज़न बनी? दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ 2 लीग ही लाओ है, क्योंकि ये लड़के हैं बिल्कुल इस तरफ इनका रुझान ख़त्म हो गया। जो एक मैच भी पाकिस्तान से खेलता है वो कहता है कि डोमेस्टिक खेलना तो मेरी जैसे तौहीन है। नहीं, पहले ही बात तो ये है कि आप ये देखें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट करवा कौन रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। वहाँ पे अंपायर्स और मैच रेफरी कौन होते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आपने जैसे बोला कि जी प्लेयर्स नहीं खेलना पसंद करते, जो भी प्लेयर्स हैं आपके, इवन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी प्लेयर्स हैं या यंगस्टर्स हैं,
आप, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ 4 डे क्रिकेट जी। ठीक है, आप मैच रेफरियों से, अगर आप चीफ सेलेक्टर नहीं जाना पसंद करते, ठीक है, अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो दूसरे कामों में पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है, क्रिकेट बोर्ड में उनके और भी काम है, वो नहीं जाना पसंद करते। पाकिस्तान क्रिकेट 5 सेलेक्टर है, कोई एक चला जाए, मैं वही नहीं, डिफरेंट ग्राउंड्स में पे मैच तो होते हैं ना, चला जाए, वही तो कह वो रहा नहीं जा सकते, चलें जी मान लिएगा। लेकिन मैच रेफरी किसके हैं जी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अंपायर किसके हैं जी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं। तो आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि भाई, मेरे से कोई पूछे कि आपके जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किए होते हैं, ये बहाने से बाहर जाते हैं जी हम नमाज पढ़ आए। अच्छा, यकीन माने वो आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जिनके नाम लिए ना कि मैच रेफरी हो गए, ये अंपायर्स हो गए, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ने जाते हैं, आधा घंटा नमाज पे लगा देते हैं, ये कौन सी नमाज है? आप ये देखें कि ये कहते हैं कि जी हम जा खेलना है तो जाके हमने कोई भी जी, वो एंकल ट्विस्ट हो गया, काफ खिंच गया, क्रैम्प पड़ रहे हैं, घंटा बाहर बैठ जाए। जब इनको पता चल जाए ना कि यार पूरा दिन पिद्दी लगनी है, हाँ, एक आउट है, तो ये आइडिया लगा, जाहिर सी बात, इतना एक्सपीरियंस होता है कि यार इतनी पिद्दी लगनी है, तो अगर हम इतनी देर बाहर बैठेंगे, इतनी देर वापस आके फील्डिंग करेंगे, तो हम अपने नंबर पे बारी ले सकते हैं। हाँ। तो ये डिपेंड करता है खुद पे भी, लड़कों पे भी, सबसे ज्यादा उसी पे ही है। और इनको ये चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंपायरों को, जो मैच रेफरीज हैं, कि वो एक फॉरेन रिपोर्ट भेजेंगे जी आपका ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, ये आपका यंगस्टर है, ये इस तरह करके हर रोज इतने ओवर बाहर बैठ रहा है। तो फिर चीफ सेलेक्टरों को चाहिए कि उसको एक वेकअप कॉल देंगे, भाई आप यंगस्टर हो, हमारी नजर है आप पे, और आप ये ना समझो कि हम ग्राउंड में नहीं आ रहे तो आपकी रिपोर्ट नहीं मिल रही, आपकी रिपोर्ट हमारे तक पहुंच रही है, आप जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करोगे तो तब ही हम आपको ऊपर वाली क्रिकेट खिला सकते हैं। जब ये इंटरेस्ट शो करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ऊपर वाली क्रिकेट में जाएंगे, तो फिर ये वापसी का दरवाजा नहीं नॉक करेंगे, ना ये वापस आएंगे, ये कहेंगे कि यार हमने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो ये फिर वापस कभी भी नहीं आएंगे। और दूसरा ये कि आपने अपने आप को जितना आप मैदान में डालेंगे, मुकाबले में डालेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। एक वो रिसेंटली पास्ट में अभी वसीम अकरम साहब ने भी एक स्टैट शेयर कर रहे थे वो अपने अभी के प्लेयर्स के साथ, कि उन्होंने डोमेस्टिक के कितने मैचेस खेले और शहीन ने कितने खेले, फिर कितने आउट किए उन्होंने किए। फिर मैं उसके बाद भी उसको मैंने थोड़ा प्रोब करना शुरू किया, और ये फिर मैं देखता है कि 2000 के लोग जो थे वो खेलते रहे, 2010 तक बहुत हर बंदा खेलता रहा, फिर ये ग्रेजुअली 2020 तक भी लड़के जो टीम में आते थे, ये आने के बाद भी खेलते रहे। ये असल में माइंडसेट चेंज हुआ है 2020-21 के बाद। इरफान भाई इसमें देखें, ठीक है वो हमारे लेजेंड हैं, उनको भी पता है, वो अक्सर मैं उनको भी फॉलो करता हूं, वो क्या कहते थे कि यार फिटनेस क्या है? वो कहते थे कि यार हम पूरा दिन बॉलिंग करते थे, पूरा दिन हम ग्राउंड में रहते थे। आजकल जो ट्रेंड है वो क्या है, मुझे आप खुद बताएं कि यार फिटनेस इंप्रूव कर लो, यार भाग लो, बॉडी बना लो, वी शेप कर लो, 6 पैक बना लो। कुछ लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने 6 पैक्स भी बना के देख लिए थे, वो कचरे में चले गए हैं। ठीक है, बात यह है कि भाई जब तक आप ग्राउंड को टाइम नहीं दोगे, ग्राउंड में पूरा दिन नहीं खड़े होगे, 4 डे क्रिकेट में, 1 डे क्रिकेट में, चाहे कुछ भी है, अगर इंसान ने बाहर भी जाना होता है बहाना लगा के ना कि यार मैंने नमाज पढ़ने जाना है, मैं जी सॉक्स चेंज कर लूं, मैं शर्ट चेंज कर लूं, मुझे भी पता है मैक्सिमम 1 से 2 आवर लगते हैं। नहीं, अभी ये रिसेंट मिसाल में आप जब तक ग्राउंड में टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो आपकी फिटनेस कभी भी नहीं होगी। ओ भाई फिटनेस, आप कैसी फिटनेस चाह रहे हो? नहीं, मैं इसमें अगर आपकी बात को सेकंड करूं तो ये जो भी टेस्ट सीरीज हम इंग्लैंड से जीते हैं, पहले टेस्ट से पहले नुमान, साजिद वगैरह 2 3 4 प्लेयर थे, टोटल 5 प्लेयर थे, जो साउशकील भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी शामिल था, जो टेस्ट प्लेयर नहीं कर पाए फिटनेस टेस्ट। अच्छा, साउशकील की मजबूरी क्योंकि पार्ट था, वो खेल रहे थे, और नुमान जो हाईएस्ट विकेट टेकर बना, जिसने सबसे ज़्यादा आउट भी किए और आपको मैच जिताए, साजिद और नुमान ने, अगर वो फिटनेस टेस्ट वाले क्राइटेरिया पे रहते तो वो तो मैच ही ना खेलते, पहली बात, और वो आपको मैच ही ना जिताते, सीरीज ही ना जीतते। पहली बात तो ये है ना, फिर मैं जो बात करता हूँ उस पर फिर आप स्टैंड करें ना कि रूल और रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। अगर उन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया था, वो कैसे टेस्ट मैच खेल गए? वो खिलवाए ना, फिर नहीं, मैं सिर्फ यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं ना कि भाई वो कैसे खेल गए? वो इसलिए खेल गए कि आकिब भाई उनके कोच थे, आकिब भाई को पता था कि यार इनकी स्किल क्या है, अगर ये नहीं भी पास कर रहे ना तो ये टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं।
क्योंकि आकिब भाई ने क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है, वो ये फिटनेस टेस्ट पे और इन पे बिलीव नहीं करते। जो बॉलिंग कोच थे आकिब भाई उस टाइम सेलेक्टर थे, लेकिन मैं वही चीज बताने लगा, बॉलर ही कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि चाहे कुछ भी था, मैं कह रहा हूं बॉलर भी नहीं थे, लेकिन क्या था कि उनको पता था कि यार अगर ब्रेक विकेटें बन रही हैं हमारे लिए बॉलर ये कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अगर फिटनेस पे रहते तो मेरा ख्याल है कि वो टेस्ट सीरीज भी ना जीते, वो टेस्ट मैच भी ना जीते, ऐसे ही है, और आज ना जीते, आज वो रैंकिंग में ऊपर भी ना आते। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात सिंपल सी है कि मैं वही बात आती है कि जी 2017 में मुझे वापस भेज दिया, मैंने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किया, तो मैं उस वक्त से कह रहा था कि भाई रूल एंड रेगुलेशन फिर सबके लिए एक बनाना, ठीक है। फिर आजम खान का भी डेब्यू नहीं बनता था, फिर उसका भी डेब्यू नहीं बनता था, भी कमबैक नहीं करना बनता था, ठीक है भाई। मैं अल्लाह माफ करे, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ भी है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये मुझे बात करनी नहीं चाहिए। इन्होंने जिसको खिलाना होगा ना उसको कब्र से भी निकाल के ये खिला देंगे, जिसको नहीं खिलाना होगा ना वो जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, जो मर्जी कर ले, इन्होंने नहीं खिलाना। आमिर और वो उनकी रिटायरमेंट है वापस करा के भी खिलाया है, जिंदा मिसाल है। मैं आपको हम नाम ले लेते हैं, हमें लोगों को सबको याद है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि प्लेयर है वो रिजाइन दे चुके हैं, उनको रिजाइन वापस लेके खिलाया गया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके आज जो मैच खेला जाएगा लाहौर का और मुल्तान का, उस पर बात करेंगे और थोड़ी सी बात इमर्जिंग प्लेयर के हवाले से ज़रूर करेंगे। स्टे विद अस वंस अगेन इन स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, हम जो डिस्कशन कर रहे थे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इमर्जिंग के हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। अभी तक हमने देखा कि वो टीम सक्सेसफुल रही है, लास्ट 10 सीजन से मैं देख रहा हूँ, जिसका इमर्जिंग तगड़ा होता है, क्योंकि आप हाइड नहीं कर सकते ना, अगर बैटर है तो बैटिंग करने उसने आना ही है, बॉलर है तो उसने बॉलिंग करने आना ही है। अभी तक मुझे वैसे अपने पर्सनली बताऊं तो अली रज़ा जिस तरह शानदार परफॉर्म कर रहा है, कल भी जिस तरह उसने स्पेल किया, लास्ट मैच में भी 3 उसने आउट किए, उसको कैसे देखते हो? और आपकी नज़र में जितने भी इमर्जिंग आप देख रहे हैं, सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? देखिए, अली रज़ा तो बॉलर आउटस्टैंडिंग है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उसको हम लोग कैसे कैरी करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान एकेडमी उसको कैसे कैरी करती है। आप उसको लीग की हद तक ना देखें, उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है एज ए प्लेयर। हमने या कप्तान ने उसको कैसे ग्रूम करना है। नो डाउट कि वो एशियन विकेटों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पेस भी उसके पास, अक्लमंदी से बॉलिंग कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसको उस तरह की विकेटों पे खिलाएं जैसे अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, जहाँ पे ये बॉलिंग करेगा, इसको भी मज़ा आएगा, इसको सीखने का मौका भी मिलेगा। और स्पेशली मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए, अगर अजहर महमूद साहब इसका एक्शन ना चेंज करवाने बैठ जाएं, इसका पाँव ना ठीक करवाने बैठ जाएं, अगर अजहर महमूद साहब ने इसका एक्शन गलत करवा दिया या सही करवाने चले गए, जैसे आपने बोला था अनवर अली इतना इतना स्विंग होता था, उसका जी एक्शन सही करवाया, बाजू ठीक नहीं आ रहा जी, बाजू ठीक नहीं आ रहा, उसका एंकल गिर नहीं सही तरीके से रहा, उसको ठीक करवाने के चक्करों में जहां उसकी 135 प्लस स्पीड थी, अब वो बेचारे की 120 रह गई है, 20 रह गई और फिर स्विंग 0 हो गया। अब मैं सिर्फ यही बात करूंगा ना कि अजहर महमूद साहब को यही एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि माशाल्लाह ऑलरेडी उनकी कोचिंग में हमारे बड़े बॉलर जाया हुए हैं, तो खुदा के लिए इस बॉलर को जाया ना करना। ये बॉलर बहुत अच्छा हमें मिल गया है, जो नहीं करना तुसी इसकी तरफ आप समझ लीजिए है ही नहीं बॉलर। मैं तो यही बोलूंगा अजहर महमूद साहब को, वो क्यों कि आप ये देखें कि हमारा एक बॉलिंग यूनिट बेंच पे बैठने के लिए, और ये कह लेंगे आप इसको जब भी खिलाएंगे ना, जैसे हमें 17 साल की एज में नसीम शाह मिला था ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे, कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उसने डरा दिए थे, ठीक है। और ये बॉलर वो है नसीम शाह की एज का कि भाई जब इसको बाहर वाली विकेटों पे ये खिलाएंगे ना तो बैट्समैन इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और अभी इसके बॉलिंग मसल जो बात की जाती है वो डेवलप होंगे, इसकी इंप्रूवमेंट अभी उसके डेवलप हो चुके हैं, खुदा का नाम है। आप ये नाम ना लें, अजहर महमूद साहब ने सुन लिया ना। मैं वसीम अकरम का कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह अभी और खेलेगा, ज्यादा बॉलिंग करेगा, का बॉलर है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तरफ से इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। भाई कह रहे थे कि ये और डेवलप होगा, इसका पेस कुछ और इंप्रूव होगा भी ग्रेजुअली। बिल्कुल, वो इसलिए कह रहे थे कि ये इसको सिर्फ अपनी बॉलिंग करने दें, सिर्फ वहां पे इसको आपने ये बताना है कि बॉल आपने यहां पे करना है, ये नहीं कहना कि आपने रिस्ट यहां से लेके आनी है, बाजू यहां से लेके आना है, पांव यहां पे गिराना है। मैं इसलिए बार बार ये अजहर महमूद साहब को कह रहा हूं, खुदा का नाम है,
इससे आपने सिर्फ कहना है कि भाई बॉल आपने यहाँ पे फेंकना है, यहाँ से आपने अंदर लेके आना है। आपको सिखाने के लिए पहले बॉलर दिए, उन्हीं को सिखाएं, उनको सिखाएं, इसको ना कुछ कहना है, अल्लाह का वास्ता है जैसा ये बॉलर है। और उसके बाद इस्लामाबाद के पास है, क्या नाम है उसका, जो आई गेस फील्डर भी बहुत अच्छा है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। वो पहले आई गेस मुल्तान से हाँ जी, एक अहमद है, एक शहजाद जो है, हाँ वो मुझे अच्छा लगा है। फिर कराची के पास है जो हमारा अंडर 19 कप्तान भी था मेरा ख्याल, वो जी, वो मुझे अच्छा लगा है। ये मुझे आप कह लें कि 3 लड़के। लास्टली ये बताएं, आज मैच हो रहा है, 19 दफ़ा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान खेल चुके हैं। 10 दफ़ा हमने देखा मुल्तान सुल्तान जीता और 9 टाइम जो है लाहौर कलंदर जीता है। तो अभी फिलहाल मुल्तान के वेन्यू पे फेवरेट कौन लग रहा है? देखिए जिस तरह की क्रिकेट मुल्तान खेल रहा है, मैं क्रेडिट आप ये कह सकते हैं कि मैं लाहौर को दूंगा, क्योंकि अभी भी मुल्तान अपने सारे मैचेस हारी हुई है। उनको वो बाउंस बैक करने के लिए ना बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन लाहौर ने मैच जीते हुए हैं, लाहौर का मोराल बहुत ज़्यादा ऊपर है और वो बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला है कि शहीन जो भी होता है वो एक क्लियर मैसेज दे देता है अपने ड्रेसिंग रूम में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्रेडिट लाहौर को देता हूँ। और ये टॉस का भी बताते चलिए कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए, क्योंकि मुल्तान में ज़्यादा ड्राई वेदर है, गर्मी ज़्यादा है, ड्यू का चांस मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं है, तो टॉस करके क्या करना चाहिए? टॉस जो भी जीते ना, मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले बैटिंग करें, क्योंकि नया विकेट है। ये ना आप समझिएगा कि यार ये कैसा बिहेव करेगा, भाई नया विकेट है, मुल्तान में विकेट पहली इनिंग्स बड़ा अच्छा खेलती है। अगर जैसे आपने बताया कि गर्मी है, ड्राई वेदर है, अगर दूसरी सेकंड टाइम अगर कोई टीम बैटिंग करेगी, जाहिर सी बात है थोड़ा सा ड्राई होगा, स्पाइक्स लगेंगे, ब्रेक भी होगा, ब्रेक भी होगा, और वो थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो सकता है। और ये हम ज़रूर चाहेंगे जी, ओबियसली मैच होगा, तगड़ा मैच होगा। फैसल अकरम के वाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो ज़रूर खेले, कि जो ड्राई विकेट है तो मुल्तान जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करेगा नहीं तो रिजल्ट उनकी तरफ नहीं आएंगे। और ये भी मैं चाहता हूँ कि फ़खर, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। लाहौर के अंदर जब जीता है फ़खर रन करता तो जीते हैं, तो अगर फ़खर नहीं चलता और रन नहीं करता तो फिर देखते हैं कि क्या लाहौर के अंदर फिर भी कभी जीत आ सकते नहीं। इस पर बात करेंगे जी, कल जो भी आउटकम आता है उसके ऊपर। फ़खर जितने फॉर्म में आया, फ़खर अब पलट के नहीं देखने वाला। अच्छा चले, ये देखते हैं जी फ़खर क्या करते हैं। वो फ़खरे पाकिस्तान तो है ही है, फ़खरे कलंदर भी बनते हैं कि नहीं। हमारे साथ रहे इंशाल्लाह, आपका रहेगा पूरे PSL में, और कल आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।